हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का ये हमारा हिंदी का एक पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को सॉल्व करने से आपको अपने फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा हिंदी के पेपर में। ठीक है, जैसे कि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस है इस पेपर में उसको करके आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इसके अलावा आपको ये भी समझने को मिलेगा कि आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा। इसके अलावा जिस तरह के क्वेश्चंस इस पेपर में हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन समझाऊंगा उनको ध्यान से समझना। आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो ये कुछ सामान्य निर्देश हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि खंड क का है। ठीक है, खंड क में हमारा ये अपठित बोध वाला खंड है। इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चंस है सारे मिलाकर के 14 मार्क्स के हैं, यानी कि 14 नंबर आपको दिलाएंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें ये गद्यांश दिया गया है ना, इसको सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत कवि थे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। उनके माता पिता का नाम क्रमशः नीमा और नीरू था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन, अवलोकन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने गुरु के रूप में गुरु रामानंद को चुना और उनसे गुरु मंत्र के रूप में राम नाम को ग्रहण किया। कबीर के ईश्वर निर्गुण राम थे। वे बुनाई का कार्य करके जीवन निर्वाह करते थे। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा हमारा दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। यहां तक हमारा है ये। ठीक है, तो अब देखो इसके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बोला है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कथन हमारा ये रहा, भक्ति काल के संत कवि कबीर एक निर्गुण भक्ति कवि थे। तो क्या ये हमारा सही है? कथन हमारा बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमारा ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए कथन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कारण में देखो, कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार है और वह सभी जीवों में विद्यमान है। ये भी हमारा कारण सही है। ठीक है, और जो ये कथन है इसका सही व्याख्या भी कर रहा है ये कारण। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये थर्ड वाला सही है, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो इसीलिए फर्स्ट का हमारा ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, कबीर की रचनाओं में आलोचना की गई है। तो किसकी आलोचना की गई है इन चारों में से? तो इसमें हमारा धार्मिक आडंबरों की इसकी आलोचना की गई है, परस्पर भेदभाव की इसकी आलोचना नहीं की गई है, एंड इसके अलावा धार्मिक कर्मकांडों की भी की गई है एंड धार्मिक सुधारों की भी की गई है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, ये रहा पहला, तीसरा एंड चौथा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें हमें मैचिंग करनी है सबसे पहले। तो यहां पर जो कबीर का शिष्य था उसका क्या नाम था? अभी हमने पढ़ा था गद्यांश में, धर्मदास। एंड इसके अलावा कबीर की माता का क्या नाम था? तो कबीर की माता का नाम था नीमा। एंड कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद। ठीक है, तो पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से एंड तीसरे का पहले से हमने मिलाया है। तो ऐसा हमें देखो सेकंड ऑप्शन में पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से एंड तीसरे का पहले से, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, यानी कि घ। कबीर द्वारा समाज में प्रचलित किन्हीं दो बुराइयों का विरोध किया गया था।
तो कौन से दो बुराइयों का विरोध किया गया था? देखो इसका आंसर हमें गद्यांश में दिया गया है। कौन से दो बुराइयों का किया गया था? तो यहां पर देखो, उन्होंने अपनी रचनाओं में पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, एक तो ये आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहां से हो जाएगा हमारा, कबीर ने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों और धर्मों के ढोंग की कड़ी आलोचना की। यानी कि ये पूरा यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है, ये पूरा। तो ये दो पॉइंट हमें लिख देना था इसके आंसर में। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका, कबीर के स्वभाव की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कबीर जो थे, अभी जैसा कि हमने देखा था कि वो अत्यंत उदार थे, तो यहां पर लिख देंगे कि कबीर अत्यंत उदार, ठीक है। इसके अलावा निर्भय, एंड ये भी हमने देखा था गद्यांश में कि वो सद्गृहस्थ थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश वाला कंप्लीट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर ये हमारा पूरा जो काव्यांश है ये दिया गया है। इसको सबसे पहले हमें अच्छे से रीड करना है। आप इसको रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कविता में पांव की बेड़ियों का क्या अर्थ है? तो जब आप जो कविता है उसको पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो कविता है उसमें पांव की बेड़ियों का अर्थ है मानसिक बंधन, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, मजबूत इरादों के पंख लेकर बस निकल पड़ो, जो तुम्हें रोकने का दुस्साहस करे उससे लड़ो, हर पल नई सीमाएं तोड़ो, स्थापित नए कीर्तिमान करो, पांव की बेड़ियों को तोड़ दो, डर को पीछे छोड़ दो, यह भी तुम्हारे बस में है कि हवाओं का रुख मोड़ दो, ठीक है। तो इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि जो पांव की बेड़ियां हैं इसका अर्थ है मानसिक बंधन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बोला है कविता का मुख्य संदेश क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कविता का जो मुख्य संदेश है वो क्या है हमारा? जीवन में हार न मानना, ये है। एंड संघर्ष और हौसले से जीतना, ये भी है। सवालों से घबराना, ये नहीं है। कठिन लक्ष्य बदल देना, ये भी है। यानी पहला, दूसरा और चौथा, ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन में। तो इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट था। एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में बोला है, ये रहा कथन, ये रहा कारण। तो कथन हमारा है कि मनुष्य को हौसला रखकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कथन हमारा सही है। एंड कारण, जीवन में प्रत्येक कार्य सरल और बाधा मुक्त नहीं हो सकता, ये भी सही है। और जो ये कारण है ये इस कथन की सही व्याख्या भी है, तो इसीलिए इसका थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है कि काव्यांश के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य में किन दो विशेषताओं का होना जरूरी है? तो कौन से दो विशेषताओं का होना जरूरी है काव्यांश के हिसाब से, काव्यांश के अकॉर्डिंग? तो एक तो हमारा मजबूत इरादे, ठीक है, ये होना जरूरी है। एंड इसके अलावा सेकंड, डर को दूर रखना, ठीक है, डर को दूर रखना, ये हमारा हो जाएगा। जब आप काव्यांश को ध्यान से पढ़ लोगे ना तो आपको इसका आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने ये लिखा है मजबूत इरादे एंड डर को दूर रखना, ये ही इसका आंसर है काव्यांश के हिसाब से, ठीक है। मैंने काव्यांश को पहले ही पढ़ रखा है इसीलिए मैंने इसका आंसर आपको बता दिया। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर, मजबूत इरादे और डर को दूर रखना। इसके बाद इसका देखो फिफ्थ क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार डर और असफलता को कैसे देखना चाहिए? तो इसका आंसर देखो ये रहा, डर और असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर व्यक्ति आत्मविश्वास और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहां से खंड ख शुरू हो गया, इसमें व्याकरण के सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। यहां पर देखो टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से कोई 4 करने हैं और ये आपको 4 नंबर दिलाएगा। तो फर्स्ट हमारा है कि पराक्रम शब्द में प्रयुक्त
पराक्रम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो देखो इसमें जो ये पराक्रम शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है। तो इस पराक्रम में जो हमारा परा है ये हो जाएगा उपसर्ग और क्रम हमारा मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर परा हो जाएगा। सेकंड है नीर उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। तो नीर उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखने को बोला है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जैसे कि निर्मल हो सकता है, इसके अलावा निर्भय हो सकता है। ठीक है, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक बोला है तो इन दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखिए। तो ऐतिहासिक जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या होगा, देखो इसका जब हम इसको अलग अलग करेंगे यानी कि इसमें जो मूल शब्द है वो और जो प्रत्यय है वो अलग अलग क्या होगा, देखो इतिहास प्लस इक, यानी कि इतिहास और इक को जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक बनेगा। तो इसीलिए ऐतिहासिक शब्द में हमारा मूल शब्द क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। तो इसका आंसर इतिहास लिखेंगे हम। फोर्थ है चमकीला शब्द में निहित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो चमकीला में प्रत्यय क्या होगा, देखो इसमें जो चमकीला है इसमें मूल शब्द हमारा हो जाएगा चमक और जो ईला है ये हमारा हो जाएगा इसमें प्रत्यय। ठीक है, तो चमकीला शब्द में प्रत्यय बोला था तो प्रत्यय हमारा हो जाएगा ईला। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका, दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। तो दार शब्द से बहुत सारे हम शब्द बना सकते हैं जैसे कि दुकानदार, सूबेदार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुकानदार, और भी इसके अलावा कुछ आप लिख सकते हो जैसे कि सूबेदार या फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर करिए। तो ये भी आपको 4 नंबर दिलाएगा पेपर में, एंड यहाँ पर 5 दे रखे हैं, कोई 4 आपको करने हैं लेकिन मैं आपको 5 ही कराऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट है नवरात्रि समस्त पद का समास विग्रह लिखिए। तो ये जो नवरात्रि है इसका समास विग्रह करने को बोला है। तो नवरात्रि यानी कि 9 रातों का समूह, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवरात्रि यानी 9 रातों का समूह। इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में बोला है कि प्रतिवर्ष शब्द में निहित समास का भेद लिखिए। तो देखो कोई भी जो शब्द होता है ना उसमें अगर जैसे कि प्रति आ जाए या फिर यथा आ जाए, इस तरह से कुछ आ जाए यानी कि उपसर्ग जैसा कुछ आ जाए तो उसमें हमेशा आपका अव्ययी भाव समास होता है, यानी कि सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, थर्ड देखो, जहां पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह समास क्या कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। ठीक है, जिसमें पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद यानी पहला पद विशेषण हो और दूसरा जो है वो विशेष्य हो, तो वह हमारा कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास। इसके बाद फोर्थ, बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण लिखिए। तो बहुव्रीहि समास हमारे कौन से होते हैं, जिसमें जो समास में दोनों जो शब्द होते हैं ना वो किसी तीसरे के बारे में बात करें, जैसे कि दशानन। ठीक है, दशानन यानी दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका अर्थात यानी कि गणेश जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दशानन, लंबोदर, और भी हो सकता है जैसे कि पीताम्बर। ठीक है, तो कोई भी एक आप लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी शब्द में निहित समास का भेद लिखिए। तो देखो पंचवटी में सबसे पहले यहाँ पर एक जो इसमें पहला है पंच, ये हमारा क्या है, नंबर है, संख्या है, तो इसीलिए जो संख्या वाले समास होते हैं ना वो हमारा होता है द्विगु समास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर करिए। ये भी आपको 4 नंबर दिलाएगा। पहला हमारा है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, वाक्य भेद बताइए। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल है, इसमें ना ही तो कोई नहीं शब्द आया है ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसीलिए यहां पर इसमें नहीं आ गया, यहां पर नहीं आया है इसमें,
तो इसीलिए ये जो है ये हमारा हो जाएगा निषेधवाचक, ठीक है। क्योंकि देखो गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, नहीं इसमें आ गया ना, तो इसीलिए ये हमारा निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक है, निषेधवाचक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, बाल सभा ने बैलों का खूब स्वागत किया। अब इसमें देखो, इसमें किसी भी तरह का नहीं शब्द इसमें नहीं आया है, ना ही कोई इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए ये जो वाक्य का भाग इसमें हमारा वाक्य का भेद है वो है विधानवाचक, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हम लिखेंगे विधानवाचक। इसके बाद थर्ड, शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था। अब देखो इसमें शायद आ गया, इसमें कौन सा वाक्य भेद होगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा संदेहवाचक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संदेहवाचक। एंड फोर्थ है इसमें कि जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वहां अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद होता है, तो उसमें हमारा संकेतवाचक होता है, ठीक है। जैसे कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, इसमें हमारा क्या है कि जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध करा रहा है, इसीलिए इसमें हमारा संकेतवाचक होगा, ठीक है। तो इसीलिए घ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। लास्ट देखो, इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि भगवान तुम्हें पास करा दे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, भगवान तुम्हें पास करा दे। ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर करने के लिए, ठीक है। ये भी 4 नंबर दिलाएगा आपको। फर्स्ट देखो, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अब यहां पर ये जो रेखांकित है ना, इसमें ध्यान से देखोगे आप तो इसमें सोई संत सुजान यानी कि तीनों ही शब्दों में स आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार हुआ इसमें हुआ अनुप्रास अलंकार, ठीक है। किसी भी पंक्ति में जो एक वर्ण होता है वो एक से ज्यादा बार आए तो उसमें हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। सेकंड, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। तो इसमें देखो क एक से ज्यादा बार आ गया, तो इसमें भी हमारा कौन सा अनुप्रास अलंकार ही होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर अनुप्रास अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड। इसमें बोला है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो इसमें देखो जो ये बेर है ना, ये एक से ज्यादा बार आ गया, 2 बार आ गया, और दोनों का मतलब अर्थ अलग अलग है। एक बेर का मतलब वो जो गोल गोल बेर होता है ना, वो वाला बेर है, ठीक है। और एक बेर का मतलब टाइम, यानी कि 3 बेर खाती है, इसका मतलब है 3 बार खाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमारा कौन सा अलंकार होगा, इसमें हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि किसी भी पंक्ति में एक शब्द एक से ज्यादा बार आ जाए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो हमारा यमक अलंकार होता है। इसके बाद फोर्थ, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पर ये 2 सुबरन शब्द है ना, ये एक बार आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। तो किसी भी पंक्ति में एक शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल के आए तो उसमें हमारा होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। देखो कवि के लिए सुबरन का मतलब अलग है, एंड व्यभिचारी के लिए अलग है, एंड चोर के लिए अलग है। चोर के लिए सुबरन का मतलब होता है सोना, धन, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। इसके बाद लास्ट, शीतलता पाना आग से और जल से जल जाना। यहां पर देखो जल जल एक से ज्यादा बार आया है और दोनों का मतलब अलग है। एक जल का मतलब वाटर पानी और एक जल का मतलब जल जाना, आग से जल जाना, ठीक है। तो इसमें एक शब्द जो है एक जैसा वो एक से ज्यादा बार आया है और अर्थ अलग अलग है, तो इसीलिए इसमें भी हमारा यमक अलंकार होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा खंड ग, और यहां से हमारा क्वेश्चन 7 शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें सारे बुक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक गद्यांश हमें दिया गया है, ये बुक का ही है आपके, तो इसको सबसे पहले आप रीड कर लेना पूरा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। अब फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, हमारी मानसिकता को कौन बदल रहा है। तो हमारी मानसिकता को कौन बदल रहा है,
हमारी मानसिकता को विज्ञापन और प्रसार तंत्र बदल रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा थर्ड। इसका आंसर आपको ना इसी गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, देखो विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है हमारा थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला गया है कि उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उपभोक्ता संस्कृति का क्या प्रभाव है? परमार्थ की भावना का बढ़ना, ये नहीं है। वर्गों के बीच अंतर का बढ़ना, ये है। सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होना, ये भी हमारा है। एंड भोग की आकांक्षाएं बढ़ना, ये भी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों, तो देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये रहा सेकंड ऑप्शन में, इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कथन दिया है कि उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। बिल्कुल सही बात है, कथन हमारा सही है। एंड कारण, उपभोक्ता संस्कृति व्यक्ति केंद्रकता और स्वार्थ को बढ़ावा दे रही है, ये भी सही है। और कारण हमारा इस कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, लेखक के अनुसार क्या गंभीर चिंता का विषय है? तो दिखावे की संस्कृति का फैलना, ये गंभीर चिंता का विषय है। ठीक है, गद्यांश में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो इसीलिए जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका आंसर समझ में आ जाएगा कि यही आंसर क्यों है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए क्या आवश्यक है? तो दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें, यानी कि ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8 शुरू हो गया। इसमें बोला है कि देखो 4 में से किन्हीं 3 के उत्तर करने हैं 25 से 30 शब्दों में। तो यहाँ पर टोटल ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई 3 के आंसर आपको करने हैं। इनके आंसर आप खुद से कर लेना। ठीक है, सारे बुक के क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं। निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपका जो है ये काव्यांश है। ठीक है, आपकी बुक का ही काव्यांश है ये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी कि अगर मुझे इंसान बनाया जाए तो जो गोकुल है, ब्रज गोकुल, वहां का ही इंसान बनाया जाए, वहां का ही मुझे नागरिक बनाया जाए। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंझारन। यानी कि अगर मुझे गाय बनाया जाए, मुझे पशु बनाया जाए, तो मुझे वही जो गोकुल का जो गाय है उनमें से किसी एक को बनाया जाए, यानी कि गायों में से ही मुझे बनाया जाए और गोकुल के गाय में से एक बनाया जाए। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यानी कि अगर मुझे पत्थर बनाया जाए तो मुझे वही पत्थर बनाया जाए जिसे कृष्ण जी ने अपने हाथों पर उठाया था। एंड जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। ठीक है, यानी कि अगर मुझे पक्षी बनाया जाए तो वो जो कदम का पेड़ होता है उसी पर जो डाली होती है उसी का मुझे पक्षी बनाया जाए। ठीक है, तो ये पूरा है। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या है पहला, कि प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्तियां रसखान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका थर्ड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या इच्छा व्यक्त की है कि नंद की गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही है। एंड गोकुल के ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, ये भी सही है। एंड इसके अलावा पक्षी बनकर कदम की डाल पर रहना चाहते हैं, ये भी हमारा सही है। कृष्ण की तरह गोवर्धन पर्वत उठाना चाहते हैं, ये सही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, कथन हमें दिया है कि कवि की भावनाएं कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति को दर्शाती है, तो ये बिल्कुल सही है। एंड कारण, कवि जीवन और प्रकृति के हर रूप में कृष्ण के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ये भी सही है। एंड ये कारण कथन की सही व्याख्या है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पंक्ति में कौन सी घटना का उल्लेख किया गया है? तो पंक्ति में यहां पर देखो गोवर्धन पर्वत को उठाना, यानी कि ये जो है इसका उल्लेख किया गया है। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो
हरिछत्र पुरंदर धारण, अभी मैंने आपको समझाया था इसका मतलब, तो गोवर्धन पर्वत को उठाना, ये हो जाएगा करेक्ट। एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका कि प्रदत्त पंक्तियों में निहित भाव है, कौन सा भाव है इसमें हमारा, भक्ति का एंड वात्सल्य का, ठीक है, वीरता का नहीं है, दीनता का नहीं है, फर्स्ट और सेकंड, ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई 3 के आंसर करने हैं 25 से 30 शब्दों में। तो इनके आंसर आप खुद से करने की कोशिश करना, अगर फिर भी नहीं आएगा मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए आंसर इनके बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। हालांकि आपको आ जाएगा, इतना मुझे उम्मीद है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर 50 से 60 शब्दों में लिखना है। एंड इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 के आंसर करने हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका भी जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से आपका रचनात्मक लेखन शुरू हो जाता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अनुच्छेद लेखन आपको लिखना है। यहाँ पर 3 विषय दिए गए हैं, पहला विषय ये है, दूसरा ये है एंड तीसरा ये है, तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ये पत्र लेखन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इसमें अथवा में यहाँ पर दे रखा है, तो दोनों में से कोई एक पर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें ना यहाँ पर ईमेल लेखन लिखना है 100 शब्दों में, ठीक है, एंड इसमें भी अथवा दे रखा है लघु कथा लेखन, ठीक है, या तो ईमेल या फिर लघु कथा, दोनों में से एक आपको करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर देखो 80 शब्दों में संवाद लेखन है एंड अथवा में इसमें भी दे रखा है सूचना लेखन, ठीक है, संवाद या फिर सूचना, दोनों में से एक आपको लिखना है। तो ये इस तरह से आपका टोटल 15 क्वेश्चन है, यानी कि आपके भी क्वेश्चन पेपर में 15 ही क्वेश्चन आएंगे। और किस टाइप के आएंगे ये भी आपने देख लिया, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले, ठीक है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।